कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को स्कूल में देखते हैं जो कि कानों में ईयरबड्स लगाकर एक छाता लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। काफी देर पैदल चलने के बाद वो एक स्टेशन पर पहुंचता है जहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि वहां अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। पता नहीं क्यों पर वो लड़का उस लड़की को देखकर काफी हैरान था। तभी स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट होती है। असुविधा के लिए खेद है, पर एक हिरण की ट्रेन से टकराने के कारण ट्रेन 30 मिनट डिले हो चुकी है। जिसके बाद वो लड़का उस लड़की को बिना रुके निहारने लगता है, जिससे अनकंफर्टेबल होकर वो लड़की उससे कहती है, ऐसे घूमना बंद करो, तुम बहुत क्रीपी लग रहे हो। जिसके जवाब में वो लड़का कहता है, मैंने तुम्हें आज तक यहाँ कभी देखा नहीं। वैसे डियर कोलिजन के कारण ट्रेन यहाँ अक्सर डिले होती है। जिसके बाद वो लड़का उस लड़की को अपना अम्ब्रेला ऑफर करते हुए आगे कहता है, देखकर लगता है कि तुम अपना बैग गीला नहीं होने देना चाहते, इसीलिए तुम ये ले सकती हो। वैसे भी मेरी कोई फिक्र नहीं करता और मेरा घर स्टेशन के पास में ही है, पर अगर तुम भीग गई तो तुम्हारे पेरेंट्स जरूर परेशान होंगे। जो सुनकर वो लड़की कहती है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। पर वो लड़का इसका बहुत इनसेंसिटिव रिप्लाई देता है। वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और उससे वो छाता ले लेती है, पर साथ में वो उसका नंबर मांगती है ताकि वो उसका छाता उसे वापस लौटा सके। फिर वो अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, जिससे हमें उन दोनों का नाम पता चलता है। उस लड़के का नाम होता है कावरू और उस लड़की का आंजू। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम कावरू को घर से निकलते हुए देखते हैं। वो रोज की तरह ट्रेन से स्कूल जा रहा था। स्कूल पहुंचने के थोड़ी देर बाद उसे एक सरप्राइज मिलता है, क्योंकि आंजू उसके स्कूल की एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट थी जो कि टोक्यो से यहाँ आई थी। पर जब टीचर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने को बोलती है तो वो साफ इनकार कर देती है और सिर्फ कावरू से बात करके अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है। जिस बात से पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। इवन कावरू का फ्रेंड शोहे तो बिल्कुल क्रेजी हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्यों हो रहा है, तू उसको कैसे जानता है भाई। फिर क्लास शुरू हो जाती है और ब्रेक टाइम में कुछ गर्ल स्टूडेंट्स उससे दोस्ती करने के लिए उसे अप्रोच करती हैं, पर आंजू उनसे बात करने से साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद कुछ लड़के भी अपना लक आजमाते हैं, पर वो भी बुरी तरह फेल हो जाते हैं। ये सब देखते हुए शोहे हमारे एमसी को कहता है, भाई ये लड़की क्या है भाई इसको अप्रोच ही नहीं कर सकते भाई। पर तभी वहां पर कोहारू नाम की एक लड़की की एंट्री होती है जो कि शायद खुद को गर्ल्स की लीडर समझती है। उसे आंजू का ऐसे इग्नोर कर देने वाला एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए वो इमीडिएटली आंजू के हाथ से उसकी बुक ले लेती है और हमें पता चलता है कि वो कोई नॉवल नहीं बल्कि एक मांगा पढ़ रही थी। सब लोग उसके उस मांगा का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो ऑफ कोर्स आंजू को पसंद नहीं आता। पर हद तो तब होती है जब कोहारू उसकी मांगा जानबूझकर नीचे गिरा देती है। इस बात पर आंजू को गुस्सा आ जाता है और वो कोहारू को चेहरे पर एक जोर का पंच मारती है, जिससे उसके नाक से खून निकलने लगता है। इससे पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है। इवन कावरू के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हम कावरू की छोटी बहन कैरन की तस्वीर देखते हैं, जिसकी बचपन में ही एक हादसे से डेथ हो गई थी। इसीलिए कावरू वहां बैठकर उसके लिए प्रे करता है। फिर रात को जब कावरू अपने बेड पर लेटकर गाने सुन रहा होता है, तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। नीचे जाकर वो देखता है शराब के नशे में उसका डैड कुछ भी बक रहा था। कावरू को नोटिस करने के बाद उसका बाप उसे उसके बालों से पकड़कर दीवार पे दे मारता है। अबे सब तेरी गलती है, तेरी वजह से कैरन मरी। जब देखो कान में ईयरबड्स डाल के म्यूजिक सुनता रहता है। तुम मर भी चाहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कैसे भी मुझे मेरी कैरन वापस कर। ये सब सुनकर कावरू वहां से भागने लगता है। वो भागता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता और फाइनली वो एक रेलवे ट्रैक के पास आकर रुकता है। वहां से न जाने क्यों पर वो एक ट्रेन टनल की ओर जाने लगता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे से ट्रेन आ जाती है और जल्दबाजी में बचने के लिए वो वहां से नीचे कूद जाता है। जिसके बाद वो वहीं आगे बढ़ने लगता है और उसके पैर एक और मिस्टीरियस टनल के पास आकर रुकते हैं। क्यूरियोसिटी में जब वो इस टनल के अंदर जाता है तो वहां का खूबसूरत नजारा देखकर उसके मुंह से सिर्फ उस जगह के लिए कॉम्प्लीमेंट्स निकल रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक उसे ठंड लगने लगती है और उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। वहां पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो सामने जो जूता देखता है वो किसी और का नहीं बल्कि कैरन का था। कंफ्यूज होकर वो खुद से यही सवाल करने लगता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो कैरन का नाम लेते हुए आगे दौड़ने लगता है, जहां उसकी मुलाकात एक
पैरट से होती है। वो फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि उस तोते की भी डेथ हो चुकी थी। डर के मारे वो उस टनल की एंट्रेंस की ओर भागने लगता है और बाहर आकर अपने हाथों को देखकर खुद से कहता है, तो ये सब कोई इल्यूजन नहीं है, ये रियलिटी है। घर आकर वो उस तोते को एक पिंजरे में डाल देता है। तभी वो गलती से कुछ आवाज कर देता है जिसके कारण उसके डैड को पता चल जाता है कि वो घर आ चुका है। कारू का बाप उसके रूम में आकर सीधा उसे अपने गले लगा लेता है। मुझे माफ कर दो कारू, मैं उस रात नशे में था। पता नहीं मैं क्या करता अगर मैं तुम्हें भी खो देता। प्लीज आगे से ऐसा मत करना। वैसे तुम किसके घर पर थे? ये मत बोलना कि तुम सड़कों पे सो रहे थे। तो कारू रिप्लाई देता है, नहीं, मैं बस बाहर थोड़ा टहलने गया था। ये सुनकर उसका डैड नाराज हो जाता है। कोई बात नहीं अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते, पर अगर आगे से तुम इस तरह एक हफ्ते के लिए गायब हो गए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कारू ये सुनकर हैरान हो जाता है और डेट चेक करने के लिए अपना फोन यूज करता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। चार्ज पे लगाने के बाद वो देखता है कि एक हफ्ता बीत चुका है। उसको बहुत से मैसेज आ रखे थे शोहे और आंजू की तरफ से। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही शोहे कारू से कहता है, भाई तुझे क्या हो गया था भाई? भाई तू मर तो नहीं गया था ना भाई? तभी आंजू भी वहां आ जाती है। ओ तुम जिंदा हो? ठीक है, फिर मैं तुम्हारा अम्ब्रेला लेकर आ जाऊंगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम कारू को फिर से उस मिस्टीरियस टनल के पास जाते देखते हैं। बेशक उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, पर वो हिम्मत करके उसके अंदर जाने लगता है और एक जगह रुककर कहता है, ये कोई सपना नहीं है, ये तो सच में ओराशिमा टनल है। इसका मतलब मैं कैरन को वापस ला सकता हूँ। पर तभी आंजू वहां आ जाती है और कारू से उस जगह के बारे में पूछती है। घबराते हुए कारू आंजू का हाथ पकड़कर उसे उस टनल से बाहर ले आता है। बाहर कुछ सेकंड्स में ही दोपहर से आधी रात हो चुकी थी, जिसके बाद वो आंजू को सारी बात बताता है कि ये ओराशिमा टनल है। इसका टाइम बाहर की दुनिया से अलग चलता है और अगर कोई उस टनल के एंड तक पहुंच गया तो वो अपनी कोई भी विश पूरी कर सकता है। हालांकि इसके बदले उसे अपने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का सैक्रिफाइस करना होगा। ये सुनकर आंजू उससे पूछती है, क्या तुम्हें वो मिला जो तुम्हें चाहिए था? अभी तक तो नहीं, पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे मिल जाएगा। जो सुनकर आंजू खुश हो जाती है और उससे डील करती है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? जिस बात से कारू हैरान हो जाता है। कुछ ऐसा है जो तुम्हें भी चाहिए और कुछ ऐसा है जो मुझे भी चाहिए। जब हम दोनों का मकसद एक ही है तो क्यों ना साथ मिलकर इस टनल में चले। फाइनली कारू भी उसकी बात मान लेता है। फिर सीन चेंज होता है और अगले दिन वो साथ में दोबारा मिलते हैं। आंजू कहती है, आज से हमारा जॉइंट ऑपरेशन शुरू होगा। स्कूल के बाद हम सीधा रेल रोड क्रॉसिंग पर मिलेंगे और याद रहे हम दोनों इस टनल के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। ये सीक्रेट बस हम दोनों के बीच में रहेगा। तभी कारू पूछता है, तो प्लान क्या है? जिस पर आंजू रिप्लाई करती है, चलो सबसे पहले टनल के अंदर और बाहर के टाइम डिफरेंस का पता लगाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कॉल पर बात करने लगते हैं। आंजू प्लान बताती है, तुम्हें टनल में चलते हुए मुझसे कुछ भी कन्वर्सेशन करती रहनी है। अगर कोई डिले आया या कॉल कट हो गया तो इसका मतलब कि तुम उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां पर वक्त अलग गुजरता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कारू आंजू से ये पूछता है कि क्या उसने अपने पिछले स्कूल में किसी को मारा था। पर आंजू जवाब में कहती है कि कोहारू पहली इंसान है जिस पर उसने हाथ उठाया है। और कारू के पूछने पर कि फिर तुमने उससे माफी क्यों नहीं मांगी, आंजू बोलती है कि लड़ाई कोहारू ने शुरू की थी तो माफी भी पहले उसे ही मांगनी चाहिए। तभी इस कॉन्वर्सेशन के बीच कॉल कट हो जाता है। कारू इमीडिएटली पीछे मुड़कर एंट्रेंस की ओर भागता है और उसके बाहर आते ही आंजू उसे बताती है कि 65 मिनट्स बीत चुके हैं। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था जैसे मैंने लाल मैपल ट्रीज को क्रॉस किया। ठीक जैसा मैंने सोचा था। चलो ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। फिर सीन चेंज होता है और स्कूल के बाद वो फिर से एक दूसरे से रेल रोड क्रॉसिंग पर मिलते हैं और आज वो टनल में पता लगाते हैं कि 3 सेकंड में बाहर की दुनिया में बीत जाते हैं पूरे 2 घंटे, यानी 30 सेकंड में 20 घंटे, 1 घंटे में 100 दिन और 1 दिन में 6.5 साल। फिर अगले दिन वो ये पता लगाते हैं कि टनल के अंदर टेक्स्ट मैसेज जाते हैं कि नहीं और इसमें भी टाइम डिफरेंस निकल के आता है। फिर नेक्स्ट डे वो उस टनल का बाहर से ही कोई एग्जिट ढूंढने लगते हैं। उन्हें एग्जिट तो नहीं मिलता पर कुछ और जरूर मिल जाता है। एनीवेज, एक सीन में शोहे कारू से कहता है, भाई ये क्या हो रहा है भाई? तुम दोनों आजकल इतना मिल क्यों रहे हो भाई? कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे हो ना भाई? इसी बीच हम कोहारू और आंजू को एक दूसरे से माफी मांगते हुए भी देखते हैं।
फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो दोनों टनल के अंदर एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मैपल ट्री के बाहर और अंदर के टाइम डिफरेंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं। काओरू के आगे जाते ही आंजू मैसेज भेज देती है, पर जैसे ही काओरू पीछे मुड़कर देखता है वो चौंक जाता है क्योंकि आंजू इधर से उधर टेलीपोर्ट हो रही थी। फिर आखिर में वो एक जगह डिप्रेस होकर बैठ जाती है। उस शौक से होश में आते ही काओरू मैपल ट्रीज को क्रॉस करके बाहर निकलता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैंने देर कर दी। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे 7 घंटे बीत चुके हैं, मैसेज का क्या हुआ? पर काओरू के चेक करने पर उसे कोई मैसेज नहीं मिलता और वो दोनों आज की रिसर्च यहीं खत्म करते हैं। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों टनल की रिसर्च के लिए नहीं बल्कि घूमने निकलते हैं। वो दोनों एक्वेरियम में जाते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। जैसे कि आंजू कहती है, काओरू, मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। ओह ऐसा क्या? वैसे तुम तो बहुत हंसती हो, बिल्कुल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तभी आंजू सीरियस होकर बोलती है, उस वक्त जब तुमने उस ट्री को क्रॉस किया मैं डर गई थी। मुझे लगा कहीं उस टनल का इस दुनिया से लिंक ना टूट जाए। फिर मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं तुम तक नहीं पहुंच पाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहें, क्योंकि इस जॉइंट ऑपरेशन में हम दोनों पार्टनर्स हैं। ये सुनकर काओरू आंजू को क्विट करने का भी सजेशन देता है, पर आंजू भी जिद पे अड़ी थी। उसे लगता है कि अगली बार तो सीधा उसकी विश पूरी हो जाएगी। तभी काओरू उसे बताता है कि वो पहले इस एक्वेरियम में आ चुका है अपने मॉम, डैड और उसकी छोटी बहन कैरन के साथ। पर आंजू इस बात से हैरान हो जाती है कि उसकी एक बहन भी है। तो काओरू अपनी बात कंटिन्यू करता है, वो एक पेड़ से गिरकर मर गई। वो हमेशा दूसरों की खुशी चाहती थी, पर एक दिन हम दोनों की लड़ाई हो गई और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि वो एक पेड़ से गिरकर मर गई। वो मेरे लिए एक बीटल पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ। इसके बाद मेरी मॉम ने घर छोड़ दिया और मेरे डैड ने पीना शुरू कर दिया। हमारी फैमिली टूट चुकी थी। उसका पास्ट सुनकर आंजू समझ जाती है कि आखिर काओरू को क्या चाहिए। काओरू कहता है, हाँ तुमने सही समझा, मैं उस टनल की मदद से कैरन को वापस लेकर आऊंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम उन दोनों को टनल के अंदर देखते हैं। इस बार उनका गोल था 108 सेकंड्स के लिए उसके अंदर जाना। उस हिसाब से वो जब तक बाहर निकलेंगे तब तक उनका लॉन्ग वीकेंड खत्म हो चुका होगा और रियल लाइफ में भी इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि किसी रेस की स्टार्टिंग में होता है, वो दोनों भी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और टाइमर लगाकर भागना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा भागने के बाद अचानक से कुछ पेपर्स आंजू के आगे आकर गिरते हैं, पर वापस जाने का टाइम ऑलरेडी हो चुका था। इसीलिए काओरू आंजू का हाथ पकड़ के उसे ले जाने की कोशिश करता है, पर वो बुरी तरह फेल हो जाता है क्योंकि आंजू की प्रायोरिटी थी कैसे भी करके उन पेपर्स को उठाना। ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो इसीलिए काओरू भी उसकी मदद करने लगता है। फिर सारे पेपर्स कलेक्ट करके वो उसे लेकर एंट्रेंस की ओर भागता है। बाहर पहुंचकर वो देखता है टाइम 108 सेकंड्स के पार हो चुका था। तभी आंजू उसके पास से बाकी पेपर्स लेकर उसे कहती है, ये वो आखिरी चीज है जो मुझे मेरे दादाजी से जोड़ती है। जिसके बाद काओरू कहता है, यार सुबह के 4 बज रहे हैं, पता नहीं मेरे डैड क्या कहेंगे अगर मैं अभी घर गया तो। तभी आंजू काओरू को उसके साथ उसके घर चलने का ऑफर देती है। दूसरे सीन में हम काओरू को आंजू के घर पे देखते हैं। काओरू वहाँ इतनी सारी बुक्स देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है, पर एक नाम वो स्पेशली नोटिस करता है, मित्सुओ हानाशिरो, जो कि असल में आंजू का लास्ट नेम था। फिर जैसे ही आंजू रूम में आती है, काओरू उससे इस बारे में पूछता है तो वो कहती है, ये मेरे दादाजी का नाम है। ये सुनकर काओरू को लगता है कि शायद टनल में जो पेपर्स मिले थे वो आंजू के दादाजी के मांगा के थे, पर फिर वो इस कंक्लूजन पे आता है कि शायद उन्हें आंजू ने ड्रॉ करा था। काओरू का सिक्स्थ सेंस इतना सही होता है कि आंजू भी हैरान हो जाती है कि आखिर उसे कैसे पता चला। तो काओरू कहता है, हम जब पहली बार मिले थे तो तुम्हारे हाथ में वो एनवलप था। तुमने उसे ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे मानो वो तुम्हारी जिंदगी हो। साथ ही साथ यूतोशा एक पॉपुलर मांगा पब्लिशर कंपनी है। ऊपर से तुम्हारे ग्रैंडफादर भी एक आर्टिस्ट थे और तुम्हारे डेस्क पर भी आर्ट का सामान रखा हुआ है, तो इसका साफ मतलब है कि तुम भी एक आर्टिस्ट हो। हाँ तुम सही हो, वो मेरी ड्राइंग्स है और उस दिन मैं उन्हें एक पब्लिशर को भेजने वाली थी। तुम्हें पता है इस इंडस्ट्री में 5000 से भी ज्यादा मांगा आर्टिस्ट है। इतने कंपटीशन में आप कैसे टिक पाओगे? इसलिए मैंने उस दिन अपनी मांगा सबमिट नहीं की। मैंने हमेशा अपने दादाजी की मांगा पसंद की, पर मेरे पेरेंट्स उनसे नफरत करते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनका काम कभी चला ही नहीं। पर इसके बाद भी उन्होंने ड्रॉ करना नहीं छोड़ा।
जब उनकी डेथ हुई तो मेरे पेरेंट्स की आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला, क्योंकि शायद उनका एक बोझ कम हो गया था। जब मैंने कहा कि मुझे उनकी तरह एक आर्टिस्ट बनना है तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उन्हें लगता है कि इससे मेरा मन बदल जाएगा। वैसे जो मांगा मुझे टनल में मिली थी वो पहली मांगा है जिसे मैंने ड्रॉ की थी, और ये मेरे दादाजी को भी बहुत पसंद आया था। पर जब मेरे डैड को इसके बारे में पता चला, उन्होंने इसे फाड़ के फेंक दिया। एक बात तो मैं समझ चुकी हूँ, अगर मुझे इस दुनिया में अपना नाम छोड़ना है तो मुझे एक बहुत टैलेंटेड मांगा आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर काओरू भी समझ चुका था कि आखिर आंजू को उराशिमा टनल से क्या विश चाहिए। वो उससे कहता है, आंजू, उराशिमा टनल तुम्हारी विश पूरी नहीं कर सकता। इस बात से भड़क कर आंजू कहती है, तुम अपनी डेड सिस्टर को वापस जिंदा करना चाहते हो और मुझे कह रहे हो कि मेरी ये छोटी सी विश पूरी नहीं हो सकती। देन कुछ देर के लिए काओरू शांत हो जाता है और फिर आंजू से उसके लेटेस्ट वर्क को रीड करने की रिक्वेस्ट करता है। शुरू में वो बहुत मना करती है कि ये अभी भी अधूरा है, इम्परफेक्ट है, पर फाइनली मान जाती है। उसकी मांगा पढ़ने के बाद काओरू उसकी बहुत तारीफ करता है, जो सुनकर आंजू हैरान हो जाती है और उसे शुक्रिया कहती है। तभी काओरू बोलता है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, तुम्हें उराशिमा टनल की जरूरत नहीं। ये सुनकर आंजू उसे नीचे गिरा देती है और कहती है, मुझे पता है तुम्हारे आगे मेरी विश कुछ नहीं है। तुम अपनी विश पूरी करने के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हो, पर मुझे भी उस टनल की जरूरत है और मुझे पता है कि अगली बार हम जब वहाँ जाएंगे तो अपनी विश पूरी किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें शोहे काओरू से आने वाले फेस्टिवल में उनके साथ चलने के लिए कहता है, पर काओरू के मना करने पर वो फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देता है। हाँ भाई, अब बड़ा आदमी हो गया ना भाई, अब तो हमारे साथ थोड़ी ना जाएगा, अब तो उस लड़की के साथ जाएगा ना भाई। और फिर सच में हम काओरू को आंजू के साथ उस फेस्टिवल में देखते हैं। वो दोनों उस फेस्टिवल में खाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक सीक्रेट जगह पर जाकर साथ में फायरवर्क्स देखते हैं। वो ये बात कर रहे होते हैं कि शायद वो जब उस टनल से बाहर आएंगे तब तक कितने 100 साल बीत चुके होंगे। तभी आंजू काओरू से टनल के अंदर जाने के डेट के बारे में पूछती है, तो काओरू जवाब देता है, हम 2 अगस्त को चलेंगे, क्योंकि उस दिन कैरन की डेथ एनिवर्सरी है। ये सुनकर आंजू उसका हाथ पकड़ के उसे कंसोल करने लगती है। फिर सीन चेंज होता है जिसमें हम काओरू को ट्रेन से घर जाते हुए देखते हैं। तभी उसे आंजू का मैसेज आता है, आज के लिए शुक्रिया, बहुत मजा आया। पर जैसे ही काओरू घर पहुंचता है उसे किसी तीसरे इंसान की आवाज आती है। वो जब दरवाजे के गैप से झांक कर देखता है तो उसे एक लेडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर उसका बाप दरवाजा खोलकर उसे अंदर लेकर आता है और उसे बताता है, कारू, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। ये औरत तुम्हारी नई मॉम बनने वाली है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, पर क्या करें, हम दोनों की टाइमिंग्स अक्सर मैच नहीं करती। लेकिन ये सब सुनकर तो मानो काओरू को सदमा ही लग जाता है। वो वहाँ अंदर रखे अपनी बहन की तस्वीर की ओर देखता है, जिसके बाद वो बहुत गहरी सांसें लेता है और अचानक उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो उल्टी करने लगता है। पर इस बात से तंग आकर उसका डैड उसे कमरे से बाहर फेंक देता है। फिर जैसे तैसे खुद को संभाल कर काओरू अपने कमरे में आता है और रोने लगता है, जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। आंजू के बुलाने पर काओरू उससे कैफे में मिलने जाता है। वहाँ आंजू उससे कहती है, तुम्हें याद है मेरी जो मांगा तुमने पढ़ी थी? मैंने उसके बाद उसे एक पब्लिशर के पास भेजा था। वैसे मुझे कुछ खास उम्मीद तो नहीं थी, पर आज सुबह ही मुझे एडिटर का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा काम पसंद आया। जो सुनकर काओरू कहता है, मुझे मांगा इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर इसका मतलब तो यही है ना कि तुम एक ऑफिशियल मांगा आर्टिस्ट बनने वाली हो? कुछ ठीक से कंफर्म नहीं है, क्या पता बाद में वो मना कर दे। पर ये सब सुनने के बाद काओरू आंजू को मोटिवेट करने लगता है और उसे बताता है कि उसके अंदर टैलेंट है। लेकिन तभी वेट्रेस उनके लिए खाना लेकर आती है, जिस वजह से काओरू की बात अधूरी रह जाती है। फिर आंजू कहती है, यार छोड़ो, जो भी हो, कल हम दोनों टनल में घुस रहे हैं और ये डिसीजन फाइनल है। लेकिन हमारे एमसी का कुछ और ही प्लान था और वो उसे कल के प्लान को पोस्टपोन करने को कहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आंजू अभी भी रेडी नहीं थी। फिर सीन चेंज होता है जिसमें हम उन्हें उसे स्टेशन पर देखते हैं जहां वो दोनों पहली बार मिले थे, और इस बार भी वहां अनाउंसमेंट होती है, डियर कोलिजन की वजह से ट्रेन 30 मिनट डिले होगी। तभी काओरू वहां से एक सनफ्लावर तोड़कर लाता है और सेम उस दिन के सीन को रिपीट करता है। बस फर्क इतना था कि इस बार उसके हाथ में अम्ब्रेला नहीं बल्कि एक सनफ्लावर होता है। उसके इस एक्ट से आंजू पहले थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है,
पर फिर आखिर में क्या हो रहा है समझकर उसका साथ देने लगती है और उस एक्ट को रिपीट करने के बाद वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मुस्कुराते रहा करो। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि मैंने अब तक तुम्हारा अम्ब्रेला वापस नहीं किया। तो कावरू जवाब देता है कि इसकी जरूरत नहीं, वो वैसे भी सस्ता सा चाहता है। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कावरू अपने फोन से सारे मैसेजेस डिलीट कर देता है और हम उसे एक बैकपैक के साथ देखते हैं। अगले दिन सुबह बहुत देर तक कावरू की तरफ से कोई रिप्लाई ना आने पर आंजू उसके घर चली जाती है, जहां कावरू के डैड से उसे पता चलता है कि वो कल रात को बाहर चला गया था और अब तक वापस नहीं आया। ये सुनकर आंजू हैरान हो जाती है और वहां से दौड़ते हुए जाने लगती है, क्योंकि वो गैस कर सकती थी कि कावरू कहाँ गया होगा। भागते हुए वो उसके साथ बिताए सारी मेमोरीज को याद करने लगती है और एक पत्थर से टकरा के ओराशिमा टनल के सामने जा गिरती है। तभी उसे कावरू की तरफ से कुछ मैसेजेस आते हैं। जब तक तुम्हें यह मैसेज मिलेगा मैं ओराशिमा टनल के अंदर जा चुका हूँगा। हाँ, शायद तुम मुझसे गुस्सा हो या शायद निराश या फिर दोनों, पर तुम्हारे पास टनल के अंदर जाने की कोई वजह नहीं है। हम देखते हैं कावरू सारे मैसेज भेज के अपना फोन वही टनल में फेंक देता है। उसका मैसेज कंटिन्यू होता है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है और ये मैं उस दिन तुम्हारी मांगा पढ़ के ही समझ गया था। ऊपर से तुम्हें एक एडिटर ने कांटेक्ट किया था, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब मैं तुम्हें ओराशिमा टनल की सच्चाई बताता हूँ। ये जो अफवाहें हैं कि इस टनल से तुम्हारी कोई भी विश पूरी हो सकती है, ये असल में झूठ है। ओराशिमा टनल एक जगह है जहाँ से तुम अपनी खोई चीजें वापस पा सकते हो। इसीलिए अगर तुम मेरे साथ अंदर भी चलती तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता। मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे इस तरह से जाना पड़ रहा है, पर मैं चाहता हूँ हजारों सालों बाद जब मैं बाहर आऊँ मुझे तुम्हारी मांगा पढ़ने को मिले। इन कुछ दिनों में मैंने हम दोनों के इस अलायंस को बहुत एंजॉय किया, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अलविदा। ये मैसेजेस पढ़कर आंजू रोने लगती है। सिर्फ आंजू ही नहीं बल्कि आसमान भी रोने लगता है। बारिश होने लगती है। वो कहती है, कायर हो तुम, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, ऐसे बिना बताए जाकर बस कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता भी है मैं क्या महसूस कर रही हूँ। सच तो ये है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसके लिए मैं पूरी दुनिया छोड़ने को तैयार थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कावरू के लिए टनल में 14.5 घंटे बीत जाते हैं, यानी कि बाहर की दुनिया में पूरे 4 साल। साफ नजर आ रहा था कि इतना चलते हुए वो पूरी तरह से थक चुका है और आखिर में वो कैरन का नाम लेते हुए नीचे गिर जाता है। तभी उसे आगे एक रोशनी चमकती हुई दिखती है, जिसके बाद वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि वो एक स्लाइडिंग डोर है। उसे खोलते ही हर तरफ अंधेरा छा जाता है और जब कावरू अपनी आंखें खोलता है वो खुद को एक रूम में पाता है। तभी उस रूम का दरवाजा खोलकर कैरन आती है और उससे कहती है कि कमाल की बात है तुम इतनी जल्दी उठ गए। देन हम देखते हैं कि कावरू भी एज में छोटा हो चुका होता है, जैसे कि मानो ये सब रियल नहीं बल्कि उसकी मेमोरीज हो। हालांकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसकी बहन उसके लिए बनाना जूस लाती है और कहती है कि आज डिनर वो बनाएगी। मगर कावरू के पूछने पर कि आखिर डिनर में क्या बनेगा, कैरन बताती है इंस्टेंट नूडल्स और माइक्रोवेव वाले राइस बॉल्स, जो सुनकर कावरू हंसने लगता है क्योंकि टेक्निकली इसे खाना बनाना थोड़ी कहते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर मिरर पर पड़ती है और वो उसमें उसके प्रेजेंट सेल्फ को देखता है, जिससे मानो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वो फिर से बड़ा हो जाता है। अगर इतना काफी नहीं था तो एक और ट्विस्ट आता है। जो फोन कावरू ने टनल में फेंक दिया था वो अब उसके ठीक सामने होता है और उसमें काफी सारे मैसेज आ रहे होते हैं। जब कावरू फोन उठाकर देखता है तो वो मैसेज आंजू के होते हैं, वो मैसेज जो उसने डिलीट कर दिए थे। कावरू को समझ आ जाता है ओराशिमा टनल सारी खोई चीजों को वापस लेकर आ रहा है। पर हैरानी की बात तो तब होती है जब उसे आंजू के न्यू मैसेजेस रिसीव होते हैं, जो कि एक्चुअली टनल के अंदर पॉसिबल नहीं था। इतने सालों में आंजू ने उसे बहुत मैसेजेस भेजे थे, जिसमें वो बताती है कि वो स्कूल से ग्रेजुएट हो चुकी है। उसे अपनी मांगा के लिए अवार्ड भी मिला है। उसे एक के बाद एक नई सीरीज पर काम करने का मौका मिल रहा है। वो उन मैसेजेस में ये भी बताती है कि कावरू के छाते में अब जंग लगने लगी है। देन इन मैसेजेस को पढ़कर कावरू डिप्रेस हो जाता है। तभी कैरन रूम में वापस आती है, पर जब वो देखती है कावरू को किसी के मैसेज आ रहे हैं और वो उसे जवाब नहीं दे रहा, तो वो समझ जाती है कि शायद उसके किसी दोस्त से लड़ाई हो गई है। जिसके बाद वो अपने भाई को ये समझाने लगती है कि ऐसे अपने दोस्तों से लड़ना नहीं चाहिए, वैसे भी तुम्हारे दोस्त कम हैं। फिर कावरू ये कहने लगता है कि मुझे परवाह नहीं, मेरे पास तुम हो कैरन।
तो कैरन उसे बताने लगती है कि हाँ मैं तो हूँ ही, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो भैया, पर इसके साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की के प्यार में भी गिरो, ताकि जब ऐसा हो तो हम तीनों मिलकर खुश रहें। ये सब सुनकर तो मानो हमारे एमसी की सारी उलझन ही दूर हो जाती है और वो अपना मन बना लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे आंजू का एक मैसेज आता है, तुम जिस दिन से गए हो मैं उस दिन से रोज तुम्हारी राह देख रही हूँ। जिसके बाद काओरू कैरन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता हूँ कैरन, पर फिलहाल एक लड़की है जिससे मुझे मिलना है। फिर तो कैरन भी उसे एनकरेज करने लगती है और काओरू दरवाजा खोलकर वहां से चला जाता है। देन सीन चेंज होता है। हम आंजू को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। वो अपने फोन में काओरू के लास्ट मैसेज को देखते हुए कहती है, क्या तुम फिर वापस कभी नहीं आओगे? दूसरी ओर हम देखते हैं काओरू टनल में भाग रहा होता है। वो बार बार आंजू का नाम रिपीट करते हुए उसके साथ बिताए हुए सभी लम्हों को याद करने लगता है, जैसे कि आंजू ने किया था। टनल के बाहर वक्त तेजी से बीत रहा होता है, जिसके बाद काओरू अपने फोन में कुछ टाइप करने लगता है और अचानक से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है जिसमें आंजू को किसी का मैसेज आता है, जिसके बाद हम उसे एक कैफे में देखते हैं। उसका कलीग उसे कहता है, यार तुम्हें अब ब्रेक ले लेना चाहिए। तुम जब से इस मांगा इंडस्ट्री में आई हो तब से लगातार काम ही किए जा रही हो। वैसे तुम हमेशा इस छाते को अपने साथ क्यों लेकर चलती हो? क्या ये किसी तरह का लकी चार्म है? पर आंजू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तो उसका कलीग आगे कहता है, खैर छोड़ो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा, तुम फिलहाल रेस्ट करो। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें आंजू स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी और हर बार की तरह फिर से डियर कोलिजन का अनाउंसमेंट होता है। लेकिन तभी आंजू बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वो काओरू का नाम लेकर कुछ कहने की कोशिश करती है, पर उसके रोने के कारण उसके मुंह से शब्द ठीक से बाहर ही नहीं आ पाते। देन उसे किसी का मैसेज आता है। चेक करने पर पता चलता है कि वो मैसेज और किसी का नहीं बल्कि काओरू का होता है और उस मैसेज में लिखा था, आई लव यू। जिसके बाद वो वहां से भागकर जाने लगती है, रेलवे ट्रैक से होते हुए जंगलों के पार, और फाइनली वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, उराशिमा टनल पर। फिर सीन चेंज होता है। काओरू अपनी आंखें खोलता है और वो सामने आंजू को पाता है। आंजू बताती है कि पूरे 8 साल बीत चुके हैं। ये सुनकर काओरू कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बहुत देर लगा रहे थे इसलिए मैं ही तुम्हें लेने आ गई। जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। वो किस पूरे 10 सेकंड तक चली, यानी कि 6.5 घंटे। जिसके बाद वो दोनों साथ में टनल से बाहर निकलते हैं। तब तक तो बाहरी दुनिया में 5 साल और बीत चुके होते हैं। काओरू के लिए पूरे 13 साल और आंजू के लिए 5 साल। आखिर में इतना वक्त इसलिए लग गया क्योंकि आंजू को काओरू को टनल के काफी गहराई में जाकर ढूंढना पड़ा, जिसमें घंटों लग गए। तभी काओरू कहता है, काफी कुछ बदल गया होगा। कम से कम हजारों साल तो नहीं बीते ना। फिर काओरू आंजू को बताता है कि कैसे टनल के अंदर उसे उसके न्यू मैसेज भी रिसीव हुए, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर आंजू मुस्कुराते हुए कहती है, शायद वो मैसेज तुम्हें रिसीव नहीं हुए बल्कि टनल ने तुम्हें लौटाए। टनल के अकॉर्डिंग शायद तुमने मुझे भी खो दिया था। जिसके बाद अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और काओरू नोटिस करता है आंजू के हाथ में उसका पुराना अम्ब्रेला होता है और वो दोनों उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। क्या कमाल की स्टोरी है यार। एक अम्ब्रेला को लौटाने में पूरे 13 साल लग गए। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।